हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। जैसे कि आपको पता ही है, एमएचआई 109 के हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2018 से लेकर के 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने यूनिट 3 और 4 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, इसके 2-3 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में, जिसकी आपको तीसरे क्वेश्चन में दिख जाएगी भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सवाल अध्ययन के विचार बताना है। तो आज हम कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में पढ़ेंगे और कल हम एक वीडियो में सवाल अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको जो वीडियो है लॉन्ग ना हो और इजी रहे पढ़ने में भी। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में पूछे तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की पीवाई की सीरीज पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। कैम्ब्रिज स्कूल उन इतिहासकारों का समूह था जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। 1960 से 70 के दशक के बीच में इनका विचार सामने आया था। इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या की है, वो राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अलग की है। और कैम्ब्रिज स्कूल की कुछ विशेषताएं या मान्यताएं थी। वो कहते थे कि भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक राष्ट्रीय भावना नहीं माना गया, यानी कि वो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद एक कोई राष्ट्रीय भावना बड़े स्तर पर नहीं फैली थी। इनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन केवल स्थानीय नेताओं और स्वार्थों पर आधारित था। भारतीय नेताओं ने औपनिवेशिक शासन में अपने हितों के लिए राजनीति की, यानी कि वो बस अपने हित को देखते थे, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो इससे जुड़े हुए थे। और राष्ट्रवाद का विकास भारतीय जनता और साम्राज्य के बाद के बीच का संघर्ष का परिणाम नहीं था। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद उभरा, बट इसका रीज़न ये नहीं था कि भारतीय जनता और साम्राज्यवाद के विरोध में, वो उनके अंदर ही कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ थी जो हो रही थी। वास्तविक संघर्ष जो था भारतीय समाज के अंदर विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच में था। तो ये किसका मानना है? कैम्ब्रिज इतिहासकारों का मानना है। और उपनिवेशवाद एशियन और अफ्रीकी सत्ता तंत्र की आंतरिक राजनीतिक कमजोरी का परिणाम था। वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद ऐसी जगह पे क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। यहाँ पर कोई ढंग से शासन करने वाला नहीं था एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन को बढ़ावा दिया और यूरोपियन लोगों को सहयोग भी किया वहाँ के लोगों ने। इसी वजह से वहाँ पर औपनिवेश स्थापित हुआ और कोई कारण नहीं था। कुछ इतिहासकार हैं यहाँ पर, इनके नाम है, जो कि कैम्ब्रिज इतिहासकार कह सकते हैं इन्हें। तो आप इनकी ये बुक देख लेना, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके नाम याद रख लेना। अब आते हैं अनिल सिल, जो कि कैम्ब्रिज इतिहासकार थे, वो गैलगर के छात्र थे। उनकी किताब द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही थी। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा से एक नया मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास बना है और जो अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। और ये तर्क जो था राष्ट्रवादी इतिहासकार भी मानते थे, लेकिन इससे अलग जो सील थे उनका ये एनालिसिस भी था कि अंग्रेज़ों ने इस वर्ग को विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, नगर परिषद, म्यूनसिपल काउंसिल और बाद में प्रांतीय विधानसभा, प्रोविंशियल असेंबली, इनमें पद वगैरह, सीटें वगैरह दी और इन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें दिक्कत ये थी कि पद तो कम थे लेकिन दावेदार ज़्यादा थे। यहाँ पे लोग, इसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो कंपटीशन बढ़ गया। इससे विजात वर्ग, जो एलीट वर्ग था, उनके बीच में खास करके जो क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता बढ़ने लग गई। और इसमें सील ने कहा है कि अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच, या फिर जो साम्राज्यवादी शासन था और जो भारतीय लोगों के बीच में कोई खास संघर्ष नहीं था। ये कॉन्फ्लिक्ट केवल और केवल भारतीयों के ही बीच में था, क्योंकि वो ही होड़ में लगे हुए थे कि हमें पद चाहिए, हमें हमें सीट चाहिए। और सिल ये भी कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन में क्या हुआ, कुछ अभिजात वर्गों को नई नई पोस्ट, पद वगैरह दिए गए और उनके लिए वो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। खास करके जो कुलीन वर्ग थे उनके बीच में होड़ लगी रहती थी इसको पाने के लिए। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है, जो प्रतिद्वंदिता थी वो जाति और जाति, समुदाय और समुदाय के बीच में थी, ना कि कोई वर्ग और वर्ग के बीच में। और सील ये भी तर्क देते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे भारत में, वो सारे के सारे झूठे संघर्ष थे औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में। वो कोई असली संघर्ष नहीं थे। वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ताकि वो सत्ता और पद प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी राज और जो कांग्रेस ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें से कई सारी ऐसी हैं जो बहुत ही छोटे संघर्ष रहे हैं, लाइक मतलब कि इतना उसमें ज़्यादा उन्होंने संघर्ष नहीं करा है, बस वो दिखावटीपन है। और जैसे हम देख सकते हैं, जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नया संविधान बनाना, 1942 की जो भी आंदोलन हुए हैं, ये सारे के सारे उन्होंने कहा है ये सारे खोखले संघर्ष रहे हैं, झूठे संघर्ष रहे हैं। उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, बस ऐसे ही नकली लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये सारी चीज़ें।
और वो कहते हैं कि असली लड़ाई अगर देखी जाए तो जब मुस्लिम लीग का मुखौटा सामने आता है और फिर उनके बीच में संघर्ष होते हैं, तो वो एक असली यहाँ पे भारतीयों के बीच में लड़ाइयाँ दिखती हैं। वो कहते हैं कि ये जो संघर्ष थे वो भारतीय और भारतीयों के बीच में ही थे। और ये जो नेता वगैरह थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो सभी ऐसे असंतुष्ट लोग थे जिनके निजी स्वार्थ पूरे नहीं हो सके थे। इसी वजह से वो इन आंदोलनों में शामिल हो रहे थे। जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया दादा भाई नौरोजी का। उन्होंने कहा है कि संपदा की जो निष्कासी हो रही थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, उसके बारे में उन्होंने तर्क दिया है। तो वो कहते हैं कि ये बस अपना मकसद को पूरा करना चाहते थे। भारत की दरिद्रता का मुद्दा उठाया, वो केवल केवल क्यों, वो लंदन में आराम से रह सके, इसी वजह से इस चीज़ को मुद्दा उठाते हैं। कौन कहता है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो इतिहासकार हैं, वो ये तर्क देते हैं। वो अपने आप को बेटर दिखाना चाहते हैं। अब इतिहासकारों की जो प्रवृत्ति थी, विचार थे, वो बदलने लगे, नए तरह के विचार सामने आने लगे। इसमें गुटबंदी का सिद्धांत आता है। तो भारतीय इतिहासकारों ने जाति और समुदाय की जगह गुटबंदी को अधिक महत्व देना स्टार्ट कर दिया। समाज में विभिन्न विभिन्न गुट वगैरह में विभाजित हो गया और ये गुट जो थे एक जो स्थानीय स्तरों पर ज़्यादा सक्रिय होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं था कि केवल ज़मींदार ज़मींदार के साथ हो, किसान किसान के साथ हो, शिक्षित शिक्षित के साथ हो, मुस्लिम मुस्लिम के साथ हो या ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ हो। ऐसा सहयोग नहीं था, इससे अधिक भी था। मतलब हिंदू मुसलमान के साथ भी काम करता था, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण से मिले रहते थे। और लोग जो थे, जो उच्च उच्च लेवल के लोग हैं, निम्न लेवल के लोगों पर निर्भर या ऊपर निर्भर लोगों के एक दूसरे के समर्थक संगठन बना लिया था। इस टाइप से थे। पेशेवर लोगों को प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया कर लिया जाता था और जो सरकारी सेवकों को अपना सहायक बना लेते थे। ये सारी चीज़ें अब स्टार्ट हो गई थी। तो गुटों की कार्य प्रणाली ये थी कि वकील, व्यापारी और जो सरकारी कर्मचारी या पेशेवर लोग इन गुटों में हिस्सा बनते थे। गुट अपने हितों की पूर्ति के लिए नेताओं और जो अधिकारियों का सहयोग लेते थे और गाँव और शहरों दोनों में इनकी पहुँच थी। भारतीय राजनीति स्थानीय स्तर पर संचालित होती थी और राजनीति का मुख्य उद्देश्य जो था सत्ता और पद प्राप्त करना था। कैम्ब्रिज स्कूल के अनुसार अंग्रेजों का जो शासन था केवल ऊपर से ही नियंत्रित दिखाई देता था। अगर रियल वाला बात करें तो भारतीय ही भारतीयों पर शासन करते थे। ये किसका कहना है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो अलग टाइप के विचारक थे उनका कहना है। ठीक है। तो स्थानीय अभिजात वर्ग अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में कार्य करते थे और अंग्रेजों ने नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा भारतीयों के लिए नए रास्ते खोले, उनको सीटें वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। अब जो ये लड़ाइयाँ थी ना, स्थानीय स्तर पर लड़ी जा रही थी, क्योंकि अब स्थानीय जो स्तर था ना, वो एक मेन सेंटर बन गया था प्रतिस्पर्धा का। अब जो भारतीय थे वो इस राजनीति को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। मतलब कि अपना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी तो उसमें अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। तो उसी वजह से वो यहाँ पे संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर भारतीय ही भारतीय से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो मजिस्ट्रेट, ठीक है, उनकी कृपा पाने के लिए संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं या उनका उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो ओवरऑल कहना चाहते हैं कि भारतीय ही भारतीयों के दुश्मन अब बन बैठे थे। अब तो कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों के मुताबिक वो कहते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो बदलाव आया था पहला और सबसे महत्वपूर्ण, वो केवल और केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के कारण ही आया था। और उन्होंने नए संवैधानिक जो संरचनाएं बनी, प्रशासनिक और राजनीतिक जाल जो भी फैला हुआ था, बाद में तो भारतीय के पास आई, लेकिन शुरू शुरू में क्या था, भारतीय थोड़ा बहुत स्तर तक कार्य करते थे और निर्णय कौन लेता था? अंग्रेज वगैरह लेते थे। भारतीय की कम कम भूमिका थी। लेकिन 19वीं सदी के बाद में स्थानीय जो क्षेत्रीय और जो प्रांतीय स्तर पर उन्हें कुछ संवैधानिक नीति निर्माण का भागीदारी वगैरह बना दिया गया भारतीयों को, उनको अवसर मिलने लगे। और विश्व युद्ध के जो बाद और जो महामंदी आ गई, जब सरकार को प्रशासनिक और न्यायिक स्तरों पर खर्चे में कमी करने के लिए मजबूर कर दिया इस चीज़ को, जब ब्रिटिश सरकार ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। तो इस 1919 से लेकर के 1935 के बीच में जो भी संवैधानिक चेंजेस आए, राजनीतिक सुधार वगैरह हुए, तो भारतीयों को अब पूरा मतलब कि इतना अधिकार दे दिया कि वो अपनी सत्ता वगैरह
का पूरा देखभाल कर सके या उसको अपना राजनीतिक रूप से चला सकें, ठीक है। तो प्रशासनिक और विधायी पदों से अंग्रेजों के पीछे हटने से पैदा हुए अवसरों का पूरा फ़ायदा उठाने लगे, यानी कि जैसे ही अंग्रेज अपनी सत्ता छोड़कर जाना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लगता है कि उनकी कमजोरी रही, तो वैसे ही वहाँ पर लोग जो है होड़ करने लगते हैं कि हमें चाहिए सीट या हमें चाहिए, तो भारतीयों के बीच में यहाँ पे संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी 1919-1935 में जो भी रिफ़ॉर्म हुए थे ना, उससे क्या हुआ, जो स्थानीय स्तर की जो सत्ता थी, वो भारतीयों के हाथ में आ गई थी और वो स्थानीय स्तर से भी जुड़े हुए थे। उनको स्थानीय स्तर की जो क्षेत्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। राजनीति का मुख्य उद्देश्य जो था सत्ता और संसाधन की प्राप्ति था। नेता और उनके जो समर्थक थे, निजी हितों से ही प्रेरित थे। विचारधारा और सामाजिक परिवर्तन की बातें केवल भारी रूप से ही पेश की जाती थी। स्थानीय मुद्दों और जो गुट थे, वो भारतीय राजनीति के केंद्र में थे। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेता स्थानीय नेताओं के हितों के अनुसार ही कार्य करते थे, चाहे वो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग जैसे जो संगठन थे, वो भी स्थानीय गुटों का उन पर प्रभाव था, ठीक है। तो राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन जो वास्तव में स्थानीय संघर्षों से ही जुड़े हुए थे। विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक संघर्ष अलग अलग हितों पर आधारित थे। राष्ट्रीय एकता की भावना को कैम्ब्रिज स्कूल ने ही सीमित महत्व दिया था। कैम्ब्रिज स्कूल की जो मूल थीसिस थी ना, वो ये थी कि राजनीति का आधार विचारधारा नहीं, बल्कि सत्ता की चाह थी। राजनीति की इस दुनिया में नेताओं को चलाने वाली जो चीज़ थी, विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता की चाह थी। सभी स्थानों पर सभी व्यक्ति, सभी नेता, उनके अनुयायी सत्ता और संसाधन की चाहत में ही लगे हुए थे, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करना चाह रहे थे। विचारधारा और समाज को बदलने की सभी बातें जितनी भी थी, वो मुखौटा था, मतलब कि एक नकली नकली था वो सारा चीज़ें। कोई बदलना नहीं चाहता था समाज को, बस अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता था। इसके पीछे जो भी ताकतें थी, मतलब कि वो अपनी सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे। राष्ट्रवाद जो था अभिजात वर्ग की प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम था, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसमें कुछ बुक्स दे रखी हैं, आप देख लेना, इनके नाम हैं ये, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी आलोचना ये है कि कैम्ब्रिज स्कूल ने राष्ट्रवाद की भावना और जन आधारित प्रकृति को कम महत्व दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में जनता की भूमिका का स्थान उन्होंने नकारा है, ठीक है। और जनता की भूमिका ही नहीं रही है, उन्होंने ये कहा है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे औपनिवेशिक दृष्टिकोण से प्रभावित बताया है, क्योंकि औपनिवेशिक दृष्टिकोण पढ़ोगे और आप ये पढ़ोगे तो ये दोनों आपको सिमिलर लगेंगे, ठीक है।